यस स्टूडेंट, तो वन अब इसके ट्रेंड्स की बात कर लेते हैं। देखिए ट्रेंड्स का मीन्स होता क्या है। सबसे पहली बात तो स्टूडेंट्स ये है कि यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, इसका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। अब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के अंदर क्या होता है कि एक ट्रेंड जो होता है वो कंटिन्यूसली मूव करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए क्या होता है कि अगर कोई एक एलिमेंट यहाँ से यहाँ चलने पर इसकी रेडियस के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या वो कम हो रही है, अगर कम हो रही है तो कंटिन्यूसली कम हो रही है, या बढ़ रही है तो क्या कंटिन्यूसली बढ़ रही है, या किसी तरह का कोई चेंजेस आ रहा है, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, इनकी ट्रेंड की बात करते हैं कि यहाँ पर क्या ट्रेंड फॉलो हो रहा है। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर कुछ 2 से 3 से 4 ऐसे कुछ ट्रेंड है जो इनके ऊपर डिस्कस किया गया है। अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले इन सारे ट्रेंड के बारे में। देखिए स्टूडेंट सबसे पहला जो ट्रेंड है जिनके ऊपर बात करनी है अपन को वो है आपका एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस देखिए स्टूडेंट होता क्या है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपने मान लिया कि आपके पास हाइड्रोजन एक एटम है। अब हाइड्रोजन एटम है तो इसके अंदर क्या होता है, ये इसकी न्यूक्लियस होती है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। देन उसके बाद इसके पास में कौन सा शेल होता है, के शेल, और के शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। नॉर्मली क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो आउटर शेल है, अब इसके लिए तो यही आउटर शेल है ना स्टूडेंट्स। अगर अपन बात करें किसी अदर एलिमेंट की तो हो सकता है उसमें अगर शेल ज़्यादा है तो शेल ज़्यादा होंगे तो सबसे बाहर वाले शेल को क्या कहा जाएगा, आउटर शेल कहा जाएगा। बट यहाँ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के अंदर यही शेल जो के शेल है यही सबसे आउटर शेल है और सबसे बाहर वाला शेल है। तो इस सबसे बाहर वाले शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वहाँ से लेकर के इस प्रोटॉन यानी कि न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा, यानी क्या होता है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर ये जो आउटर शेल है और ये जो न्यूक्लियस है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसी को अपन क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, एटॉमिक रेडियस के नाम से जानते हैं। एटॉमिक रेडियस को अपन स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक रेडियस स्मॉल r से रिप्रेजेंट की जाती है। तो आप ये कह सकते हो द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। यहाँ तक आपको बात क्लियर हुई। अब अपन बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स के एटॉमिक रेडियस जब क्या होता है कि लेफ्ट टू राइट चलते हैं, यानी कि लेफ्ट से लेकर के राइट की तरफ चलते हैं, यानी सिंपल सी बात है एक पीरियड के अंदर मूव करते हैं। व्हेन वी मूव इन अ पीरियड, आप क्या करते हो जब किसी पीरियड के अंदर मूव करते हैं तो आपको ये याद रखना है कि एटॉमिक रेडियस क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, कम होती जाती है। यहाँ पर मैंने एरो ऐसे नीचे की तरफ बताया है तो इसका मीन्स ये हो रहा है कि यहाँ पर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रही है। कहाँ पर, व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, यानी आप जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस कंटिन्यूसली मूव करती है, कंटिन्यूसली डिक्रीज करती जाती है। अब यहाँ पर कंटिन्यूसली डिक्रीज करने की कोई ना कोई तो वजह रही होगी यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में नहीं जाना है, बस आप लोगों को एक छोटी सी बात याद रखनी है। क्या याद रखना है आपको कि व्हेन एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो इफेक्टिव होने लग जाता है, इंक्रीज होने लग जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक ही प्रोटॉन है यहाँ पर कितने प्रोटॉन हो चुके हैं, 2 प्रोटॉन हो चुके हैं। अब यहाँ पर प्रोटॉन 3 हो चुके हैं, यहाँ पर 4 हो चुके हैं, 5 6 7 8 9 10। यानी अपन क्या करते हैं, व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट तो क्या होता जाता है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन तो उसी शेल के अंदर आते जाते हैं, बट यहाँ पर क्या होता है प्रोटॉन्स जो होते हैं वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होते चले जाएंगे। तो जब प्रोटॉन इंक्रीज होंगे तो इलेक्ट्रॉन जब यहीं पर फिल होते जा रहे हैं तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा खींचेंगे। क्यों खींचेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो अपोजिट चार्ज होने की वजह से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को खींचेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, ये जो शेल है वो अंदर की तरफ आ जाएगा, जिससे क्या होगा स्टूडेंट्स, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाएगी ड्यू टू इंक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज।
ठीक है ना। आपको बस ये इतनी सी बात याद रखनी है कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है, जब व्हेन वी मूव इन लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ओके तो ये तो बात हुई जब आप क्या करते हो, लेफ्ट टू राइट चलते हो। अगर स्टूडेंट्स ऐसा हो जाए कि आप अप टू डाउन चलें, व्हेन वी मूव अप टू डाउन, अप टू डाउन का मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आए, तो आप देखते हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ आने को क्या बोलते हैं अपन, ग्रुप के अंदर। व्हेन वी मूव इन अ ग्रुप, जब आप किसी ग्रुप के अंदर या किसी क्लास के अंदर आप ऊपर से नीचे की तरफ जाते हो तो एटॉमिक रेडियस जस्ट अपोजिट हो जाएगी। यहाँ पर कम हो रही थी, यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर ऐसा क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए सिंपल सी बात है, दिख रहा है आपको कि यहाँ पर कितने शेल हैं, केवल कौन सा शेल है, के शेल है। बट यहाँ पर क्या हो गया, के और एल दो शेल हो गए। यहाँ पर क्या, यानी ऊपर से नीचे आने पर स्टूडेंट्स क्या होता है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते जाते हैं। तो यहाँ अपन ये लिख सकते हैं ड्यू टू इंक्रीज नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने की वजह से क्या होता जाता है, यहाँ पर ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक रेडियस जो होती है वो इंक्रीज होती जाती है। और जब आप लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। क्यों हो रही है उनके भी मैंने आप लोगों को वजह, उनके कारण, उनकी जो है कॉजेज मैंने आप लोगों को बता दिया है। इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स, पूछ लिया जाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आपसे ऐसा बन चुका है कि आपके पास लिथियम है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, तीन एलिमेंट्स हैं। आप लोगों से पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियस कौन से एलिमेंट की होगी, तो आप क्या कहेंगे स्टूडेंट्स वहाँ पर। देखिए आपको पता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन ऊपर से नीचे आए तो मतलब हाइड्रोजन की एटॉमिक रेडियस तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। अब यहाँ पर लिथियम की क्या है, ज़्यादा है। और नाइट्रोजन और लिथियम दोनों में कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर लिथियम है और यहाँ पर नाइट्रोजन है, तो मतलब यहाँ से यहाँ जाने पर एटॉमिक रेडियस कम हो रही है। तो मतलब सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियस किसकी हो जाएगी स्टूडेंट्स, लिथियम की हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोगों से इस तरह से भी पूछा जा सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक Na है और एक Na+ है, यानी दो एलिमेंट है आपके पास, एक Na है और दूसरा Na+ है। यानी कि यहाँ पर ये जो है आपका सोडियम है Na और दूसरा ही कौन सा है, वो भी सोडियम है, बट यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया गया है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आपसे पूछा गया है कि अब बताइए कि इन दोनों में से एटॉमिक रेडियस किसकी ज़्यादा होगी। तो आपको ये याद रखना है कि हमेशा एटम की एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होती है कंपेयर टू उसी एटम के पॉजिटिव आयन के कंपेयर में। यानी कि उसी एटम का अगर पॉजिटिव आयन है तो उसके कंपेयर में उस एटम की जो रेडियस होगी वो ज़्यादा होगी। हाँ, अगर मान लीजिए मैं इसे नेगेटिव आयन बना देता, यानी कि इस तरह से बना देता, तब क्या हो जाती, इसकी एटॉमिक रेडियस ज़्यादा हो जाती कंपेयर टू इसके। ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलिए अब अपन बात कर लेते हैं इसके अलावा आपका नेक्स्ट अगला जो ट्रेंड है उसके बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, अगली जो नेक्स्ट टर्म है वो है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, देखो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे कोई भी एलिमेंट है, मान लीजिए मैंने कहा सोडियम एक एलिमेंट है, ठीक है ना। अब आप लोग जानते हो इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 2, 8 और 1। अब ये क्या कर सकता है, देखिए आसानी से एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है ना। अब जब ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो इस पर चार्ज कौन सा आ जाएगा स्टूडेंट्स, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर डोनेट करने पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो इस पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। वो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, यानी कि इलेक्ट्रॉन या डोनेट करके पॉजिटिव बनने की जो कैपेसिटी क्या है वो ज़्यादा है कंपेयर टू, जैसे मान लीजिए मेरे पास फ्लोरीन है जिसका एटॉमिक नंबर 9 है और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 और 7।
अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर मुझे इसमें एक इलेक्ट्रॉन देना है तो आसानी से दिया जा सकता है, क्योंकि 8 हो जाएंगे, 8 होने पर ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, वो स्टेबल हो जाएगा। बट अगर मुझे यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो वो इसके लिए मुश्किल हो जाएगा, है ना। यानी क्या हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन ले तो सकता है लेकिन इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता आसानी से। बस यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकता है लेकिन ले नहीं सकता आसानी से। तो मतलब यहाँ हुआ कि इन एलिमेंट की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव आयन बनने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। इसी तरह से कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव चार्ज लेने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो इसमें अपन स्टूडेंट्स यहाँ पर ये कहेंगे कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का क्या ट्रेंड है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या ट्रेंड है। तो आपको ये याद रखना है स्टूडेंट्स, व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को मैं इस तरह से ई और पी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो यहाँ से यहाँ जाने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। अब लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती जा रही है स्टूडेंट्स, डिक्रीज होती जा रही है। यानी ये सारे एलिमेंट्स आसानी से इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन जाएंगे, बट यहाँ पर ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं बन पाते हैं। आप लोग जानते हो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, फ्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज होता है। इन पर प्लस चार्ज बहुत कम या न के बराबर होता है, बट यहाँ पर सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज होता है, कैल्शियम के ऊपर प्लस चार्ज होता है। इसी तरह से Fe जो है वो +2 की फॉर्म में हो सकता है, जिंक जो है वो +2 के फॉर्म में हो सकता है, एल्यूमिनियम जो है वो आपका +3 की फॉर्म में हो सकता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा है, बट यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, क्या होता जाता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगी, यहाँ पर डिक्रीज होती जाती है। क्यों डिक्रीज होती जाती है, तो यहाँ पर स्टूडेंट सिंपल सी बात अपन ये कह देते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी किस में होती है, मेटल्स के अंदर होती है। मेटल्स जो होती हैं वो सारी मेटल्स क्या करती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है, इलेक्ट्रॉन को अपने में से लूज कर सकती है। तो यहाँ पर सारी मेटल्स हैं, यहाँ पर सारी नॉन मेटल है। तो यहाँ पर मेटेलिक प्रॉपर्टी कम होती जाती है। धीरे धीरे मेटल्स जो हैं वो मेटलॉइड्स में, फिर उसके बाद वो नॉन मेटल में कन्वर्ट होते जाते हैं। तो मीन्स ये हुआ कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज होती जा रही है। यस स्टूडेंट, आज अपन बात करने वाले हैं वैलेंसी के बारे में। वैलेंसी से रिलेटेड ट्रेंड भी आप लोगों से पूछा जाता है पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोगों को पता होना चाहिए व्हाट इज़ वैलेंसी, वैलेंसी क्या होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो ये है स्टूडेंट्स कि द कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और गेनिंग, कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है कोई एटम या कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, वही क्या कहलाती है, उसकी वैलेंसी कहलाती है। क्लास 9th के अंदर आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर जानते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर कौन से आते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं, जिसके अंदर है लीना के रब से फरियाद, ये आते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर कौन से आते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए आते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर ये आते हैं स्कीम शक्तिवान करे मना फिर कौन निकाले को वैसे जान, यहाँ पर ये आते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर आपके बैंगन आलू गाजर इन थैला, कहे शिव जी सुनो पार्वती। देन उसके बाद न्यूजीलैंड पेरिस ऑस्ट्रेलिया सब बिकाऊ। देन उसके बाद ओल्ड स्टाइल से टीपो। देन उसके बाद फिर कल बाहर आए आंटी। और देन उसके बाद यहाँ पर हीना नीना या हेमा नीना आरती करण जिंदा रहेंगे, ठीक है ना। तो ये सारे एलिमेंट्स अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, वापस से मैंने आपको बताया है यहाँ पर। तो अब आपको देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं वैलेंसी की, तो यहाँ ये जो है इस पर आपको बताना है +1 वैलेंसी। तो इन सभी की कितनी वैलेंसी होती है, +1 वैलेंसी होती है। यहाँ पर अपन बात करते हैं +2 वैलेंसी होती है, यहाँ अपन बात करते हैं +3 वैलेंसी होती है, यहाँ +-4 होती है। देन उसके बाद -3 -2
-1 और ये 0 है ना। तो आप लोग देख रहे हो कि अगर अपन क्या करते हैं किसी पीरियड के अंदर लेफ़्ट टू राइट चलते हैं, When we move left to right in a period, तो क्या होता है स्टूडेंट्स, जो वैलेंसी है उस वैलेंसी की नेगेटिव वैल्यू जो है वो आने लग जाती है। यानी क्या होता है कि when we move left to right, है ना, तो नेगेटिव वैलेंसी जो है उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ होने लग जाती है और पॉजिटिव वैलेंसी की जो प्रोबेबिलिटी होती है पहले वो बढ़ती है फिर धीरे धीरे वो कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन बात कर सकते हैं कि इनकी वैलेंसी जो है वो इस तरह से लिखी जा सकती है। अब दूसरी बात इसके अंदर ये आती है स्टूडेंट्स कि आपको एक ट्रेंड पूछा जाता है, वो होती है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, देखिए एटॉमिक रेडियस जो होती है उसे अपन स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं और एटॉमिक रेडियस का मीन्स ये होता है स्टूडेंट्स कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास हाइड्रोजन एलिमेंट है, तो ये हाइड्रोजन एलिमेंट का न्यूक्लियस हो गया जिसके अंदर क्या होगा, प्रोटॉन होगा, और ये क्या हो गया, इसका K शेल हो गया जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब यहाँ क्या होता है स्टूडेंट्स कि ये जो आउटर मोस्ट शेल होता है और जो न्यूक्लियस होता है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इसी डिस्टेंस को अपन क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, एटॉमिक रेडियस कहते हैं और इसे स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ अपन ट्रेंड की बात कर लेते हैं। तो जब अपन लेफ्ट टू राइट जाते हैं, व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, तो जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। ठीक है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है कि एटॉमिक रेडियस क्या होती जाती है, कम होती जाती है जब आप कहाँ से कहाँ मूव करते हो, लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव करते हो। ऐसा क्या वजह रहती है, तो आपको बस यहाँ पर एक वर्ड याद रखना है, ड्यू टू इंक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यहाँ पर क्या हो जाता है, जो न्यूक्लियर चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो इंक्रीज हो जाता है। इस वजह से क्या हो जाता है, जो रेडियस है वो लगातार कम होती जाती है। याद रखना है आपको ये बात कि क्यों कम हो रही है एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट चलने पर, तो ड्यू टू इंक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यानी कि यहाँ से यहाँ जाते हैं तो लगातार क्या होता जाता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की क्वांटिटी बढ़ने लगती है, जिस वजह से क्या होता है कि इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी कि न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो इंक्रीज होगा। तब जब न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज होगा तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा। जब वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो ये शेल क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ आने लग जाएगा और एटॉमिक रेडियस जो होगी वो क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जब अपन ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, यानी कि अपन क्या करते हैं, एटॉमिक रेडियस देख रहे हैं, ट्रेंड देख रहे हैं, लेकिन अपन अप टू डाउन चलते हैं, तो जो एटॉमिक रेडियस होती है उसमें क्या चेंजेस होता है, तो एटॉमिक रेडियस जस्ट रिवर्स काम करेगी। यानी यहाँ पर आपके कम हो रही थी लेकिन यहाँ पर क्या होने लग जाती है, वो इंक्रीज होने लग जाती है। अब क्यों इंक्रीज होगी, तो सिंपल सी बात आपको ये याद रखना है, ड्यू टू इंक्रीज नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल्स जो है वो लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे आप जानते हो कि यहाँ पर इसके पास केवल 1 शेल है, यहाँ पर 2 शेल है, यहाँ पर 3 शेल है, यहाँ पर 4 शेल है, 5 शेल है। तो इस तरह से क्या होता है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते जाते हैं। जैसे केवल 1 शेल था, अब क्या हो गया, 2 शेल हो गए, अब क्या हो गया, 3 शेल हो गए, क्या हो गया, 4 शेल हो गए। तो जैसे जैसे शेल्स इंक्रीज होते जा रहे हैं तो उसकी रेडियस भी क्या होती जाएगी स्टूडेंट्स, इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है ना, तो ये आपकी एक एटॉमिक रेडियस वाली बात हो जाती है और एक वैलेंसी वाली बात हो जाती है। फिर एक आता है स्टूडेंट्स आप लोगों का ट्रेंड, जिसे अपन कहते हैं मेटेलिक प्रॉपर्टी। मेटेलिक प्रॉपर्टी, देखिए स्टूडेंट्स मेटेलिक प्रॉपर्टी में क्या होता है, देखिए मेटेलिक प्रॉपर्टी के बारे में अपन ये कहते हैं कि जब यहाँ से यहाँ जाते हैं तो क्या होता है, यानी कि लेफ़्ट टू राइट चलने पर मेटेलिक प्रॉपर्टी लगातार डिक्रीज होती जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आगे चलने पर क्या होता जाता है, नॉन मेटल्स यानी कि नॉन मेटल आना शुरू हो जाते हैं। तो अपन क्या करते हैं, लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तो मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होती जाती है, मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होती जाती है। और जब ऊपर से नीचे आएंगे तो मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी भी आ जाएगी। यहाँ से यहाँ जाने पर नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी
ऊपर से नीचे आने पर नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये कुछ ट्रेंड है स्टूडेंट्स जो कि आप लोगों के एनसीईआरटी बुक के अंदर दे रखे हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत सी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, बस आपको यही याद रखना है स्टूडेंट्स कि आपको जो पीरियोडिक टेबल है उस पीरियोडिक टेबल को अच्छे से लर्न रखना है, अपने दिमाग में रखना है, और उसके जितनी है बार बार उसकी प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर उसमें नॉन मेटल्स है, कहाँ पर मेटलॉइड्स है, और कहाँ के इसके अंदर मेटल्स हैं, ठीक है ना। बाकी इसके अंदर सिंपल सी कुछ चीज़ें हैं स्टूडेंट्स जिनके ऊपर अपन डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, एक और बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वैसे 9th क्लास के अंदर आप लोग पढ़ चुके हो ये बात भी कि किसी भी शेल के अंदर, कोई भी जो शेल होता है उस शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2n², है ना। 2n² करके एक फॉर्मूला आता है जिस फॉर्मूले के थ्रू किसी भी शेल के अंदर नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को फाइंड किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपको बताना है कि k के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स रखे जा सकते हैं, तो यहाँ पर n की वैल्यू k के लिए क्या आ जाती है, 1 आ जाती है। तो यहाँ पर अपन कहेंगे 2 × 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, तो 2 × 1 होगा तो कितना हो जाएगा 2, यानी कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, k के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरह से अगर अपन बात करें, दूसरा शेल है L शेल। अब यहाँ पर L के लिए कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो मैक्सिमम आ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ये अपना चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। छोटा सा ही चैप्टर है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, बहुत सिंपल सा चैप्टर है। बस आप लोगों को क्या लर्न रखना है, यहाँ पर जो पीरियोडिक टेबल है उनके बारे में अपन को लर्न रखना है। वापस मैं आपको बता रहा हूँ कि इस चैप्टर के अंदर अपन ने क्या क्या डिस्कस किया था। सबसे पहली बात अपन ने ये बताया कि एक तो डॉबेनियर स्टेट्स देखे अपन ने, फिर उसके बाद न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ देखा, फिर उसके बाद अपन ने मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल देखी, देन उसके बाद अपन ने इसकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात की। तो बस यही जो है वो कंप्लीट इन चारों पॉइंट्स के ऊपर, इन चारों टॉपिक्स के ऊपर ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाता है। और इसी तरह से आपका जो केमिस्ट्री का कोर्स है वो भी कंप्लीट हो जाता है आज के इस चैप्टर के थ्रू। ठीक है, बस आप लोगों को क्या है, जो मैंने आप लोगों को वीडियो के अंदर डिस्कस की है, जिन बातों को, उन्हीं बातों को आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से तैयार करना है, और जो नोट्स मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवाए हैं उन नोट्स को आप लोग अच्छे से देख करके उसमें और इससे वीडियो से हेल्प लेते हुए उन नोट्स को समझने की कोशिश करना है। ओके स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू।